हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो यार प्यारे बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको करना क्या होता है, हमें इस बात पर डिस्कशन करना है कि जब इक्विलिब्रियम आएगी उस समय चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी। बस इतनी सी बात करनी है, मतलब पूरी रिएक्शन में से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारी बातों का डिस्कशन करना है। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाइए, आज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की बारीकियां बताऊंगा और विद गारंटी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप कहोगे सर यार इतना इजी चैप्टर था क्या, हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि ये इतना इजी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखो यार दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। सारा खेल इक्विलिब्रियम स्टेट का है कि यार इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, कैसे काम करती है। तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा आप लोग। देखो एक रिएक्शन चल रही है, एग्जांपल समझिए जरा बच्चों। एक रिएक्शन चल रही है हमारे पास ए से बी की ओर, ठीक है, लगातार ए से बी बनना है, फिर कुछ समय बाद बी से ए बनना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। तो इस रिएक्शन को जब कहीं ऐसा साइन होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका नाम होता है रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या होता है? रिवर्सेबल रिएक्शन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं, है ना। कि ये जो रिएक्शन है ये प्यारे बच्चों रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब क्या है? रिवर्सेबल रिएक्शन की मीनिंग ये होती है कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन एक साथ चल रही हैं। कौन कौन सी दो रिएक्शन एक साथ चल रही हैं? ए से बी बनना और बी से ए बनना। ये दोनों रिएक्शन यदि एक साथ चल रही हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ए डिसोसिएट होके बी बना रहा है और बी फर्दर डिसोसिएट होके ए बना रहा है, मगर दोनों का डिसोसिएशन रेट अलग अलग है, जिसकी वजह से रिएक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। अब बात आती है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन में तीन कंडीशन है। क्या? एक तो कंडीशन ये है कि भाई ए का रेट बी के रेट से ज्यादा हो, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी ए की ओर, मतलब ए से बी बनना होगा, है ना। तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हमारे पास आएगी, क्या आएगी जरा गौर समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ बी फाइनली। ये देखो एक सिचुएशन ये है कि जब ए का रेट ज्यादा हो बी का रेट कम हो तो डायरेक्शन क्या आएगी? बी का फॉर्मेशन फाइनली। अब मान लो दूसरी सिचुएशन मेरे दोस्त ये है, बी का रेट ज्यादा है तो डायरेक्शन क्या आएगी? तो फाइनली डायरेक्शन क्या आएगी? फॉर्मेशन ऑफ ए। फाइनली ए फॉर्म हो रहा होगा रिजल्ट वाइज ऐसा। किसी ने कहा सर यदि मान लो दोनों का रेट इक्वल हो तो, अब यहां पे आते हैं ऐसे, तब क्या होगा? ना तो ए फॉर्म हो रहा होगा ना बी फॉर्म हो रहा होगा, इक्वल टेंडेंसी होगी, है ना, इक्वल टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के फॉर्म होने की इक्वल टेंडेंसी होगी। अब जब दोनों का रेट बराबर है तो इसका मतलब हुआ 10 सेकंड में ए के 20 मोल ब्रेक हुए, उसी 10 सेकंड में बी के 20 मोल ब्रेक हुए। तो यार रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि रेट इक्वल है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि मेरे दोस्तों ना तो ए फॉर्म हो पाया और ना मेरे दोस्तों बी फॉर्म हो पाया। इसका मतलब दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। क्यों कांस्टेंट हो गए? क्योंकि ए जितना ब्रेक हुआ है उतना ही फॉर्म हुआ है, क्योंकि रेट बराबर है। तो रेट बराबर है तो ए के 10 मोल ब्रेक हुए और उसी समय में ए के 10 मोल फॉर्म भी हुए, क्योंकि ये ब्रेक होने का रेट है ए के और ये ए के फॉर्म होने का रेट है। बी ब्रेक होगा तो फॉर्म कौन होगा? ए, है कि नहीं दोस्त?
इसका मतलब उसी 10 सेकंड में A के 10 मोल ब्रेक हुए, उसी 10 सेकंड में A के 10 मोल फॉर्म हुए, तो चेंज कितना आया? कोई चेंज नहीं आया। तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहते हैं? तो देखो, जब कहीं पर इस तरह की रिवर्सेबल इक्वेशन चलती है मेरे दोस्त, जब कहीं पर इस तरह की इक्विलिब्रियम रिएक्शन चलती है मेरे दोस्त, तो कहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट बोली जाती है? तो ये देखो कंडीशन है, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट की होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? पहली, जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। दूसरी, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, आगे चलने वाली रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाते हैं, उस जगह को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाएंगे, उस जगह को इक्विलिब्रियम बोलोगे। तीसरी कंडीशन, जब ऐसा हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? कांस्टेंट हो जाते हैं। ये देखो, तो गौर से बातों को समझिए। पूरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट कहां पे बोली जाती है? इतनी बड़ी रिएक्शन है, उसमें किस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलोगे? जब क्या हो? डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। जहां पर पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी 0 आ रहा होगा, जिस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलोगे। या फिर जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रहे होंगे, उस जगह को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलोगे। या फिर जहां पर ए और बी के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगे। तो ये तीनों एक ही बात है, मगर स्टेप बाय स्टेप है, ध्यान रखिए। और इसी स्टेप का ऑर्डर है, जहां पर डेल्टा जी 0 होता है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। जैसे ही डेल्टा जी 0 होगा, रेट बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही रेट बराबर होंगे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर में बोला जाता है। मतलब यदि मैं तुमसे पूछूं इक्विलिब्रियम स्टेट की डिफिनीशन क्या है, तो एट दैट पॉइंट इन विच डेल्टा जी इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पर डेल्टा जी 0 होगा उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहोगे। जैसे ही डेल्टा जी 0 होगा तो दूसरी वाली कंडीशन अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगी, रेट इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही दूसरी कंडीशन स्टेबलाइज हुई, वैसे ही तीसरी कंडीशन अपने आप होल्ड हो जाएगी। क्या? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि रेट इक्वल होने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस रेट से ब्रेक हो रहा है उसी रेट से वो फॉर्म हो रहा है। तो मेरी बात समझ पाए? इक्विलिब्रियम स्टेट, पूरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट किस जगह को बोलेंगे? जहां पर डेल्टा जी 0, जहां पर डेल्टा जी 0 होगा उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। जैसे ही डेल्टा जी 0 होगा, रेट इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही रेट इक्वल हो जाएंगे, वैसे ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कभी भी मेरे दोस्तों ये मत बोलिएगा कि जहां रेट इक्वल होता है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। बाय डिफिनीशन ये है कि जहां डेल्टा जी 0 होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है, और जैसे ही डेल्टा जी 0 होता है वैसे ही रेट बराबर हो जाते हैं। जैसे ही रेट बराबर हो जाते हैं वैसे ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में बोला जाता है। तो इतनी बात समझ गए मेरे दोस्त? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? जहां पर डेल्टा जी 0 हो जाता है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट बोली जाती है। जैसे ही डेल्टा जी 0 होता है तो उनके रेट बराबर हो जाते हैं, और जैसे ही रेट बराबर होते हैं तो उनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखना, लिखा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इक्वल नहीं लिखा है। यदि कहीं कंसंट्रेशन कांस्टेंट है मेरे दोस्त, तो वहां पर 3 कंडीशन है ना, गौर समझिएगा। तीसरा वाला पॉइंट आपने लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है? कांस्टेंट है। और यार, कांस्टेंट होने का मतलब होता है चेंज ना होना। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या क्या कंडीशन आ जाएगी? आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हो तो इस बात को समझ गए होंगे कि क्या क्या कंडीशन आ जाएगी। इस जगह क्या पॉसिबिलिटी है? इस जगह 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, ए का कंसंट्रेशन बी से ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम पर। कांस्टेंट होने का मतलब वह चेंज नहीं होगा, बराबर थोड़ी बोला जा रहा है। जैसे 100 रुपए मेरे पास है,
ठीक है, मैं पर सेकंड 5 रुपए खर्च करता हूं, 5 रुपए कमाता हूं पर सेकंड, तो बताओ चेंज कितना है? कोई चेंज नहीं आया, 100 के 100 रहेंगे। उसी तरह 50 रुपए तुम्हारे पास है, तुम पर सेकंड 1 रुपए खर्च करते हो, 1 रुपए कमाते हो, चेंज कितना है? कोई नहीं, 50 के 50 रहेंगे। मगर दोनों के रुपए कांस्टेंट हो गए, मगर बराबर थोड़ी ना है। हो सकता है बराबर हो और हो सकता है ना भी हो, इसलिए 3 पॉसिबिलिटी आई ना, कि हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आई तो ए का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो मेरे दोस्तों हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम आए तो बी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब हो सकता है कि बात चल रही है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, तो 3 पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती हैं दो के बीच में, ए ज्यादा होगा बी से, या फिर बी ज्यादा होगा ए से, या दोनों बराबर होंगे। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ध्यान रखना कि यह बात है, चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मगर 3 पॉसिबिलिटी है। तो जरा मेरे दोस्तों देखो, हम लोगों ने क्या बात बताई कि इक्विलिब्रियम स्टेट उसको बोलते हैं जहां पर डेल्टा जी 0 होता है। जैसे ही डेल्टा जी 0 हुआ, रेट बराबर हो गए, जैसे ही रेट बराबर हो गए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुए तो 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट होंगे तो हो सकता है उस जगह पे ए ज्यादा हो बी से, या बी ज्यादा हो ए से, या दोनों बराबर हो। जो बात हम लोगों ने थ्योरी के फॉर्म में बोली है, अब इसी बात को हम लोग रिप्रेजेंट कराने जा रहे हैं ग्राफ के फॉर्म में। इसी बात को मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो गौर समझिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना दोस्त। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि यदि इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा। तो जरा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है। तो ग्राफ नंबर 1 देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, इधर क्या लिखा है? रेट, ठीक है, और इधर क्या लिखा है? टाइम, ऐसे। अब मेरे से बात आई कि यार इसका ग्राफ खींच दो, तो हम लोगों ने देखो ग्राफ खींचा। क्या रिएक्शन क्या है हमारी? रिएक्शन है ए रिवर्सेबल बी। अब बताओ जब t इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ ए होगा ना, ए नॉट, और बी की वैल्यू 0 होगी। भाई कुछ समय जब हो जाएगा तब बी की रिएक्शन चालू होगी। क्यों? अभी तो आपने सिर्फ ए डाला है, तो t इक्वल टू 0 पर तुमने ए डाला है, तो बी कितना है? 0। जब 1 2 सेकंड 3 सेकंड हो जाएंगे तो रिएक्शन ए की ओर बी बना, और बी बनने के बाद धीरे धीरे ब्रेक होना चालू होगा। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर ए का तो कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा और रेट हाई होगा। और मैंने पीछे रेट इक्वल टू पढ़ाया है, यदि आप सभी बच्चों को याद हो, कंसंट्रेशन ऑफ एटी की पावर n ऑर्डर है, ये देखो। तो इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब है? जब t इक्वल टू 0 है, और ए का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो उस समय ए का रेट भी सबसे ज्यादा है। तो ए जो है यहां से चालू होगा ऐसे, और ऐसे कम होता चला जाएगा। ये क्या है? रेट ऑफ ए है, ऐसे मेरे दोस्त। अब बी यहां से चालू होगा, क्यों? t इक्वल टू 0 पर उसका कोई रेट नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा उसका रेट बनता चला जाएगा, और ये आ गया बी, रेट ऑफ बी। अब मेरे दोस्त जरा बताओ, जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? बराबर। और यदि रेट बराबर हो जाते हैं तो बराबर होने का ग्राफ कैसा आएगा? जरा देखो, देखिए अब इस बात को जरा समझिए। तो ए का रेट कम हुआ ऐसे, बी का रेट बढ़ा ऐसे, और एक जगह जाके ये कॉन्साइड कर गए। और जहां पर ये कॉन्साइड कर जाएंगे वहां पर मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का रेट बी के रेट के बराबर हो गया इस जगह पर, और जहां पर ए का रेट बी के रेट के बराबर हो गया वही क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। तो ये क्या है? रेट ऑफ ए, ये क्या है? रेट ऑफ बी, और जहां पर बराबर हो गए वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गए। तो देखो जो आपने कंडीशन नंबर 2 लिखी है, ये देखो रेट ऑफ ए बराबर रेट ऑफ बी, वो ग्राफ के फॉर्म में आ गई। जहां पर रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी के बराबर हो गया वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इस तरह से।
तो ग्राफ नंबर 1 हम लोगों ने बना लिया इक्विलिब्रियम स्टेट का। अब ग्राफ नंबर 2 की ओर चलते हैं। ग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में देखो हमारे पास 3 पार्ट है। ए की वैल्यू ज्यादा है बी से, पहला केस तो ये है, केस नंबर 1 ये है बेटा। अब जरा बताओ मेरे दोस्तों, यदि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो टाइम के साथ ए डिक्रीज होगा, टाइम के साथ बी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा चलना चाहिए, ये टी हुआ और ये मेरे दोस्त कंसंट्रेशन हुआ, ऐसे। अब मेरी बात बताइए, जब टी इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ये लिखी है, ये देखो, जब t इक्वल टू 0 है तो a की क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब जैसे जैसे समय पास होता जाएगा, इक्विलिब्रियम आया तो a की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों, इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा और b कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। तो जरा देखिए, a की वैल्यू डिक्रीज होती चली गई ऐसे, और b की वैल्यू इंक्रीज होती चली गई ऐसे। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b। ठीक है। अच्छा, आपने a ग्रेटर देन b बताया है, ग्राफ गलत बनाया। देखिए, आपने कहा है कि a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आया वहां पर a का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है b से, तो ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये कंसंट्रेशन आया मेरे दोस्त a का, ये कंसंट्रेशन आया मेरे दोस्त b का। अब जरा इस बात को, मेरी बात बताना, ये लाइन क्या दिखा रही है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, और दोनों लाइनें पैरेलल होने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। और जहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है वहां पर क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट वाला पॉइंट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट वाला पॉइंट है। तो क्यों, ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा रखना है, केस नंबर 1 कर रहे हैं ना, तो ज्यादा रखना है। तो देखो, जब इक्विलिब्रियम आई तो ए ज्यादा है बी कम है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, केस नंबर 2, उसको जरा देखो। देखो मेरे दोस्त, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 का ग्राफ क्या है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि केस नंबर 2 का ग्राफ क्या होगा, ये ऐसे। केस नंबर 2 हम क्या बना रहे हैं, ए कम है बी ज्यादा है। तो जब बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए का कम है, तो ये आया और ये आया। अब जरा देखो, ए बराबर बी। अब मेरे दोस्त बताओ, लाइन कहां पर पैरेलल हुई है, लाइन कहां पे पैरेलल हुई, यहां पर। जहां पर लाइन पैरेलल हो गई वही क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम स्टेट कहां पे आई, यहां पे आ गई। अब कंडीशन कौन है, बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए का कम है, जब इक्विलिब्रियम आई। तो देखो, ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। जहां पर इक्विलिब्रियम आई वहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देना है, मतलब लाइन पैरेलल कर देना है। और केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, उसको जरा देखो। जब ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन के कैसा है मेरे दोस्त, बराबर। तो जब ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन के बराबर होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ ऐसे गया, ग्राफ ऐसे गया, और फिर ग्राफ ऐसे आया, और दोनों कोइंसाइड कर गए। क्यों, कोइंसाइड करने का मतलब हुआ कि उनके कोऑर्डिनेट सेम हो गए, कंसंट्रेशन बराबर हुआ, और जहां पे कोइंसाइड हुआ वहां पर ही क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन बराबर है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। शुरुआत में क्या है, बाद में क्या होगा, ये नहीं कहा जा रहा मेरे दोस्त। तो ये देखो, 3 केस है। तो जब आप कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे तो 3 ग्राफ आएंगे। एक ग्राफ मेरे दोस्त ऐसा आएगा, एक ग्राफ ऐसा आएगा, एक ग्राफ ऐसा आएगा। इनमें से कोई एक ही ग्राफ पॉसिबल है पर्टिकुलर एक समय में। क्यों, या तो ए ज्यादा होगा, या ए कम होगा, या ए बराबर होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता है। तो जिस बात को आपने थ्योरी के फॉर्म में किया, उसी बात को फिर हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में किया। अब जब आपने ग्राफ के फॉर्म में कर लिया है तो इस पर देखो एक क्वेश्चन बता देता हूं कि इस पर कैसा क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। तो जरा देखो यार, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा देखिए। आपसे ये कहा गया, ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन हो रही है इस तरह की, ठीक है, H2 + I2 रिवर्सिबल
2HI। ये एक रिएक्शन है। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, हम लोगों ने क्या लिया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ आयोडीन एंड फॉर्म, गौर सुनिएगा, एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। जब मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम आई तब 2 मोल HI बना। ठीक है, फाइंड आउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना है कि क्या होगा। तो बताओ मेरे दोस्तों किस तरह से आएगा। अब इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जरा देखो, इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, 4 ग्राफ दे देंगे, उनमें से कोई एक टिक करना होगा। ग्राफ बनाना बहुत इजी है, बस मेरी बात को गौर से सुनिएगा। रिएक्शन क्या है, सबसे पहले रिएक्शन कराओगे, H2 प्लस I2 गिव्स क्या है, 2HI। यही तो मेरे दोस्त रिएक्शन है ना। अब जरा बताओ, T इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल है, 2। T इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल है, 3। तो ये क्या आ गया, T इक्वल टू 0 पर H की वैल्यू कितनी है, 2, और I की वैल्यू कितनी है, 3। अब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब बेटा यहां पर जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा है इसको दिमाग से सुनो। आप पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ही कॉन्सेप्ट है, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, T इक्वल टू 0 डिफाइन कर लो और एट इक्विलिब्रियम डिफाइन कर लो। क्वेश्चन चाहे जैसा हो, कुछ भी पूछा जा रहा हो, मेरे दोस्त एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे इक्विलिब्रियम में। एक कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, चाहे जो पूछा जाए। गौर से बात को समझो, बस T इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालो और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो। क्या पूछ रहा है उस पर टेंशन ना लो, वो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। बस T इक्वल टू मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर कौन क्या है इतना निकाल लो, जो भी कुछ पूछ रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। देखना, हर क्वेश्चन में हम एक ही काम करेंगे, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, बस इतना निकालेंगे, अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो दिखाते हैं। अब इक्विलिब्रियम आई तो हमारे को पता है कि इक्विलिब्रियम आई, तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया कि इक्विलिब्रियम में इसके कितने मोल खर्च हुए, x। इक्विलिब्रियम में इसके भी कितने मोल खर्च होंगे, x। क्यों, 1:1 है। जिस रेशियो में कॉफिशिएंट होते हैं उसी रेशियो में खर्च होते हैं, इसका मतलब सेम रेशियो में खर्च होंगे। 1:1 तो सेम रेशियो है, सेम रेशियो में खर्च होंगे। अब तुमने हाइड्रोजन x माना है तो I भी x होगा। अब ये कितने में, देखो यहां 1 है यहां 2, इसका मतलब 1:2 में बनना है। एक खर्च होगा तो 2 बनेगा, 1:2 में प्रोडक्ट बनना है ना। तो x खर्च हुआ है, कितना बनेगा, 2x। तो मेरे हिसाब से बताओ इक्विलिब्रियम में HI कितना बना है, तो मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम में HI बना है 2x, और इनके हिसाब से इक्विलिब्रियम में HI कितना बनना है, 2 मोल। तो जब दोनों लोग एक ही रिएक्शन को कर रहे हो तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, वैल्यू बराबर कर दी। 2x इक्वल टू लिख दिया 2 मोल, तो x इक्वल टू आ गया मेरे दोस्त 1 मोल। ये देखो, बात समझ गए। अब बच्चे कहेंगे सर हमको क्या करना है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर सबकी वैल्यू बस पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। तो जरा देखो, अब x की वैल्यू डाल दो तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 मोल। इक्विलिब्रियम पे ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 2 मोल। इक्विलिब्रियम पे ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 मोल। और ये सब कहां पे है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये है, ठीक है। ग्राफ हमेशा t इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक का बनाना होता है, और t इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक की वैल्यू तुम्हें मिल गई। t इक्वल टू 0 से दोस्त इक्विलिब्रियम तक की वैल्यू मिल गई। इधर क्या है, कंसंट्रेशन, और इधर क्या है, टाइम। अब जरा देखो, t इक्वल टू 0 पर हाइड्रोजन कितना था, 2, और इक्विलिब्रियम पे कितना आया, 1। सॉरी, इक्विलिब्रियम पे कितना आया, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 2 से चलेगा और 1 पे जाके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं तो पैरेलल हो जाएगा।
तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है 2 से स्टार्ट करो और 1 पे जाके पैरेलल कर दो। तो हमने सपोज कर लिया, अपने आप रीडिंग मान लो यार, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो हमने 2 से स्टार्ट किया हाइड्रोजन को और 1 पे जाके पैरेलल कर दिया। ये हाइड्रोजन का ग्राफ हो गया। अब आयोडीन T इक्वल टू 0 पे क्या है 3, और पैरेलल किस जगह हो जाएगा 2 पे, क्योंकि आयोडीन का ग्राफ में जरा ध्यान दो, ये देखो T इक्वल टू 3 से स्टार्ट है और इक्विलिब्रियम पे कितना है आयोडीन का कंसंट्रेशन, आयोडीन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मेरे दोस्त कितना है 2। तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा और 2 पे जाके पैरेलल हो जाएगा। कौन? आयोडीन। एक ही कोऑर्डिनेट में सबका ग्राफ खींच रहे हैं। अब अमोनिया का खींचो, अमोनिया नहीं सॉरी HI खींचो। कितने T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और पैरेलल कितने पे करना है 2 पे। तो ये देखो HI है, T इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ अब 2 पे जाके पैरेलल हो गया। ये देखो यही HI का कंसंट्रेशन है। तो ये क्या है? ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इजी होते हैं। आप बस ये वैल्यू मिलाओ कि कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप ये देखो, जैसे मुझे ग्राफ में टिक करना होता तो मैं बस सीधी सी बात समझता, ये प्रोडक्ट है तो ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। किस ऑप्शन में ये 0 से स्टार्ट है? जिसमें 0 से स्टार्ट नहीं है वो ग्राफ कभी सही हो ही नहीं सकते, काट दिया। फिर हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन कितना आया 1, तो सबसे नीचे की लाइन हाइड्रोजन वाली होनी चाहिए, जिसमें है वो टिक कर देंगे। और वैसे बनाया कैसे जाता है वो मैंने सिखा दिया है। तो जरा बात समझ गए क्या? ग्राफ पर क्वेश्चन आएगा ऐसा, और आपको क्वेश्चन कोई भी आए पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में, कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। पूरे इक्विलिब्रियम में मेरे दोस्त क्वेश्चन कोई भी आए, पूरे इक्विलिब्रियम में मेरे दोस्त क्वेश्चन कोई भी आए, आपको सिर्फ 2 ही चीजें निकालनी है, T इक्वल टू 0 और इक्विलिब्रियम। बस अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में सबकी वैल्यू निकाल लो, इक्विलिब्रियम स्टेट में सबकी वैल्यू क्या है, बस अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। ये मेरी गारंटी, आप देखिएगा हर बार हम लोग यही करेंगे। तो सभी बच्चे इक्विलिब्रियम स्टेट समझ गए कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। जहां पर डेल्टा G इक्वल टू 0 होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे, जैसे ही रेट बराबर होंगे तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या क्या पूछा जा सकता है ये बात बताइए। अब आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो इसको बता देते हैं। तो हम इस बात को थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि टाइम को देखते हुए। तो दोस्तों मेरी बात समझो, एक रिएक्शन है N1A रिवर्सेबल N2B। अब यदि हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो जरा देखो, हम लोग लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कौन? मोलरिटी। और यहां पर इक्विलिब्रियम में मोलरिटी को बोला जाता है क्या? एक्टिव मास। एक्टिव मास, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जरा देखिए, हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जा रहे हैं वो एक्टिव मास के टर्म में लिखने जा रहे हैं। एक्टिव मास का मतलब आप मोलरिटी से चलिएगा कि मोलरिटी के टर्म में लिखना है, रिप्रेजेंटेशन ये है। तो कैसे लिखा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, जब रिएक्शन ये जा रही है तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, जब रिएक्शन ये जा रही है तो बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहला पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फार्मूला तो ये है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दूसरा ये क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ पा रहे हो? एक फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये होता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगला क्या होता है जरा समझो, अगला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू Kc इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो Kc वो क्या होता है? कंसंट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट।
एक्टिव मास को आप मोलरिटी सपोज करके चलना, बस ध्यान रखना। एक्टिव मास को तुम मोलरिटी मान के चलो, मतलब लिखा है मोलरिटी ऑफ बी अपॉन मोलरिटी ऑफ ए, क्योंकि इक्वेशन ये है एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, और ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी को चाहो जर्नल फॉर्म में क्या लिखोगे, समेशन, ऐड नहीं होगा इसलिए समेशन मत लिखो, क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट की पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर कोफिशिएंट। इसी में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाओगे। तो देखो केसी लिखा कैसे जाता है ये बताया है, ठीक है। यहां पर यूनिट क्या होगी, गौर से समझिए, ए और बी की जो यूनिट है, हम ए और बी की यूनिट की बात कर रहे हैं। ए और बी की जो यूनिट है यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मोलरिटी की यूनिट। तो किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, बात समझ में आई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, रेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहां पर हम जो नोट डालना है उसको गौर से समझिए, ओनली एक्वस इसको गौर समझिएगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक्टिव मास नहीं लेना है। यदि कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्टिव मास नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्टिव मास नहीं लोगे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्या, यदि कोई सॉलिड है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्टिव मास नहीं लोगे, उसके रिस्पेक्ट में यहां पर वैल्यू नहीं लिखोगे, ठीक है। वो सब कांस्टेंट होते हैं तो कांस्टेंट के अंदर चले जाते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं, यदि कोई रिएक्शन इस तरह से है, ये देखो मैंने एक रिएक्शन आपको लिख के ऐसे दी, अब मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखो, तो बेटा प्यारे बच्चों ये सॉलिड है, इसका नहीं लिखोगे, ये सॉलिड है, इसका नहीं लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे एक्टिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो ये दोनों छूट गए, क्यों, क्योंकि सॉलिड का हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। बात समझ गए, इतना कि किस तरह से हमें लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि यही गलत लिखेंगे तो आगे की बात ही कैसे हो पाएगी। तो जरा देखो एक्टिव मास किस तरह से लिखा जाएगा, ये बात समझ पाए, इस बात को समझे कैसे लिखना है, इस बात को समझे कैसे लिखना है। क्या, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिव मास कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर उनके कोफिशिएंट, ठीक है। यदि उनमें से कोई सॉलिड है तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखा जाएगा, उसको नहीं लिखोगे। जैसे ये देखो, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा। अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इस बात को जरा देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ क्या, प्रेशर। अब हम प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, अभी हम किसके टर्म में लिख रहे थे, अभी हम किसके टर्म में लिख रहे थे, कंसंट्रेशन। प्रेशर के टर्म में कब लिखा जाता है, जब रिएक्शन चल रही हो किसमें, गैस फेज में। यदि रिएक्शन गैस फेज में चल रही है तो यार उसका हम कंसंट्रेशन क्यों निकालेंगे दोस्त, उसका तो प्रेशर निकालेंगे ना। तो जनरली हम लोग के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में कब लिखते हैं, जब इक्वेशन गैस में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो इक्वेशन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब मेरे दोस्तों ये रिएक्शन है, सब कुछ गैस फॉर्म में है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q इक्विलिब्रियम और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, Kp। तो क्या लिखोगे,
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1। मतलब जर्नल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉर्म है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ऊपर कोफिशिएंट सो ऑन, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऊपर कोफिशिएंट सो ऑन, ऐसा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया या प्रेशर ऑफ अमोनिया बोल दो, प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो पावर 3 और 1, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में आएंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो पहला रूल तो यही है कि इक्वेशन हमेशा क्या रखोगे मेरे दोस्त? बैलेंस रखोगे, है ना, क्योंकि बैलेंस होगा तभी तो कोफिशिएंट सही आएंगे। तो इतनी देर में मैंने क्या बात बताई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे दोस्त या तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो केपी लिखा जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो केसी लिखा जाता है। अब बात आई बच्चों के पास कि सर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे? तो देखो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर निकालने का हमने आपको एक फार्मूला बताया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या फिर इसी चीज को आप बोल सकते हो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस। इसी को क्या बोल सकते हो बच्चों? प्रेशर ऑफ गैस। भाई किसी भी गैस का प्रेशर कैसे निकाला जाए? प्रेशर ऑफ गैस। तो हम लोगों ने एक फार्मूला किया था, क्या? टोटल प्रेशर गैसियस स्टेट में, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जिस गैस के पार्शियल प्रेशर की बात की जाए उस गैस का मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई। सपोज करो अमोनिया के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये देखो ये फार्मूले आएंगे यदि कहीं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है तो अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, मतलब फार्मूला प्रूफ करना नहीं सिखाया। यार उसकी अपने को कहीं जरूरत भी नहीं है, जिन जिन बातों की जरूरत है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गौर समझिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन किस पर? पहला टेम्परेचर, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन। देखो अब इस बात को मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे चैप्टर में 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पूरे चैप्टर को हम 2 पॉइंटों में खत्म कर सकते हैं। पहला, जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट में सब कुछ निकाल दो, चाहे जो पूछा जाए। t=0 पे और इक्विलिब्रियम पे सारी वैल्यू निकाल देना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वो कुछ भी चेंज करता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और किस पर? कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन का। इसके अलावा कुछ भी बोले तो बस मना कर देना। किसी ने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं, ठीक है, आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को और मिला दे तो भी नहीं, निकाल ले तो भी नहीं, कुछ भी कर रहा है। हम क्या करें? छोटा वो कंटेनर बड़ा कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे तो भी नहीं। किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एक बात पे डिपेंड करेगा,
टेम्परेचर और उस रिएक्शन के यदि आपने कॉफिशिएंट चेंज कर दिए हैं तो। इसके अलावा कभी किसी बात पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। गौर से ध्यान दे लो इस बात को। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो बस तुम कह देना कि डिपेंड नहीं करेगा। कुछ भी लिखा हो, कंटेनर का साइज नहीं करेगा, डाइल्यूशन कर दिया जाए नहीं करेगा, ठीक है, सॉल्यूट को और मिला दिया जाए रिएक्टेंट को नहीं करेगा, प्रोडक्ट को निकाल लिया जाए नहीं करेगा, 4 लीटर से कंटेनर, जो रिएक्शन 4 लीटर के कंटेनर में हो रही थी उसको 20 लीटर के कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक दोस्त आप टेम्परेचर नहीं चेंज करते हो या उस रिएक्शन का रिएक्शन कॉफिशिएंट चेंज नहीं करते हो। तो बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट की तरह बार बार क्वेश्चनों में लगेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये चीज लगेगी, ध्यान रखिएगा। बस समझ लो कॉन्सेप्ट मैंने सारे पढ़ा दिए, अब डील करना बाकी रह गया है। कॉन्सेप्चुअली हमने खत्म कर दिया चैप्टर। कॉन्सेप्ट यही 2 लगेंगे चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूं। पहला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, या रिएक्शन कॉफिशिएंट चेंज होंगे तो चेंज होगा, नहीं तो कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हमें सिर्फ 2 सिचुएशन निकालनी है, t = 0 और इक्विलिब्रियम स्टेट की सिचुएशन निकालनी है, बस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब इस बात को समझ गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या कॉफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब बात ये आती है, यदि दोस्त टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कॉफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा तो यूज कैसे करोगे? मतलब करेगा तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? तो चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा इस बात को आप देखो। इफेक्ट ऑफ coefficient of reaction and product in equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कॉफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेंज किए जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो जरा देखो इफेक्ट बताता हूं। रूल नंबर 1, गौर से मेरी बात को समझिएगा। रूल नंबर 1, कोई रिएक्शन प्यारे बच्चों ऐसे लिखिए, N1A रिवर्सेबल N2B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा K1 है। अब रिएक्शन को पलट दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। ये देखो रिएक्शन को क्या किया गया, पलट दिया गया। तो जब भी रिएक्शन को पलट दिया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना, पुराने वाले का अपोजिट 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/K1 आ जाएगा। रूल नंबर 1, जिस रिएक्शन को बोला गया है उसकी अपोजिट रिएक्शन का जब भी पूछा जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 में करने से आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन का दिया था, इसका उसने पूछ लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो आपको क्या करना है, बस 1 में कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि यार इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो मेरे दोस्त, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो जरा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। वो क्या कह रहे हैं कि यार जरा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो मैंने कहा यार 2 मिनट में बता देंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछना चाहते हैं। तो जरा देखो पहली रिएक्शन का जस्ट अपोजिट लिखिए ना, रिवर्स रिएक्शन लिखिए ना, तो बस इसका क्या आ जाएगा, 1/K1 आ जाएगा। रूल नंबर 1, यदि कोई रिएक्शन लिखी है और उसके अपोजिट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो वो क्या चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। अब रूल नंबर 2, किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है ये बात तो ठीक है, और अब जरा देखो यार दोस्त, एक रिएक्शन लिखी है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी है ऐसे, N1A रिवर्सेबल N2B। अब इस रिएक्शन में मैंने किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दिया, X × N1A रिवर्सेबल X × N2B। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, तो इसका क्या होगा? तो अब जरा समझो, यदि आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा ऐसे।
नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। वेयर क्या, आपने देखो कोएफिशिएंट चेंज कर दिए ना, वेयर एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स मेरे दोस्त 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, एसेट्रा। निगेटिव वैल्यू ना होके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये देखो इस तरह से। फॉर एग्जांपल इस बात को जरा समझिएगा, एक रिएक्शन हमने लिख के दी आपको, ये देखो मेरे दोस्त, ये एक रिएक्शन लिखी है, इसका प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है। गौर से रूल सुनते जाइएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि यार सर आप जरा एक बात बताओ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, इस रिएक्शन का, जरा देखो किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का पहला। फिर बच्चे ने कहा सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, इसका बताइए। दो रिएक्शन पूछी हैं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है और इस रिएक्शन का पूछ रहा है। तो जरा मेरे दोस्त अच्छे से मेरी बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा। जरा बताओ इस रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, चेक करो। तो बस पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो चीज चली गई। नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K1 की पावर 2, क्यों, x का मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है, अब मल्टीप्लाई का मतलब बच्चे हमेशा क्या समझते हैं, कोई डिजिट होगी जो 2 3 4 5 होगी, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी, ऐसा थोड़ी है। हम मल्टीप्लाई तो 1/2 का भी कर सकते हैं ना। तो जरा देखिए इस रिएक्शन में आपने 1/2 का मल्टीप्लाई किया, यहां पे 1 था 1/2 लिखा है, यहां पे 2 था यहां 1 लिखा है, इसका मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई है। जब 1/2 का मल्टीप्लाई है तो मैंने कहा जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो कहां चला जाएगा, पावर में। ये देखो तो कितना हो गया, 1/2 पावर में लग गया। अब इसी चीज को लोग 2-3 रूलों में पढ़ाते हैं कि जब x का मल्टीप्लाई करे तो पावर में जिससे डिवाइड करो उसको 1/में लिख देना। अरे यार दोस्त इसको थोड़ा सा मैथ का तड़का मार दो ना और इसकी वैल्यू ऐसे लिख दो तो अपने आप एक ही रूल में 2 रूल कवर हो जाएंगे। तो जरा समझिएगा, क्या जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में चला जाएगा। बस पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई है, दूसरी इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लाई है, तभी तो यहां 1/2 आया और यहां 2 था, हाफ का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया। तो यदि किसी इक्वेशन में किसी चीज का मल्टीप्लाई चल रहा है तो बस वो पावर में लगा देना, वो पावर में लगा देना। अब जरा देखो इसका सी पार्ट कैसे, वो यार आपको ऐसे भी फंसा सकते हैं। देखिए हो सकता है कि 2 रूल एक साथ लगा दिए जाए, जैसे आप थोड़ा परेशान हो जाओ या क्वेश्चन को गलत कर दो। जैसे ये देखो मैंने लिखा एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब मैंने कहा यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, ये ए पार्ट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ये देखो अब जरा मेरे को गौर से बताओ, पहले जो रिएक्शन है उसका रिवर्स है, हम दोनों रूल एक साथ लगा देंगे। देखना हम क्वेश्चन लिखते ही क्वेश्चन खत्म भी कर देंगे। पहले बताओ जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका जस्ट रिवर्स है ना, N2O4 रिएक्टेंट था अब प्रोडक्ट है, NO2 प्रोडक्ट था अब रिएक्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हुई है। तो रिएक्शन रिवर्स हुई तो K रिवर्स हो गया रूल नंबर 1 के हिसाब से, रिएक्शन रिवर्स हुई K रिवर्स हो गया। अच्छा फिर तुमने एक और काम किया है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई भी किया है। पहले रिएक्शन को पलटा आपने, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मैंने रिएक्शन पलटी तो K पलट गया। अब तुमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो वो किस में चला जाएगा, पावर में। लो बस आंसर आ गया, खत्म हो गया, 1/K1 की पावर 1/2 आंसर आएगा। 2 रूल एक साथ लगा दिए, क्योंकि तुमने 2 काम एक साथ कर दिए ना यार। पहले रिएक्शन को पलट दिया तो हमारा K भी पलट गया, 1/K1 हो गया। फिर तुमने हाफ से डिवाइड भी किया है तो वो पावर में चला गया। तो यदि वो 2 रूल एक साथ लगाएगा तो हम 2 रूल एक साथ लगा देंगे, ऐसी क्या बात है, समझ गए। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है इसको जरा समझो। जैसे एक रिएक्शन लिखी है A to B, फिर लिखा है B to C। अब मेरे दोस्त बताओ इन 2 रिएक्शनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A to C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। अब वो कह रहा है इसका बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन जब ऐड की जाए, यदि नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड की जा रही है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्त, मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं।
K1 इंटू K2। जब भी कहीं नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड की जाए तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में लिखे जाएंगे? मल्टीप्लाई में। ये देखो, आपने ए और बी को ऐड किया है, अब ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे रूल नंबर 3 समझो। रूल नंबर 3 क्यों? क्योंकि जब भी रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो के चेंज होगा, और के चेंज होगा तो निकालना पड़ेगा ना कि क्या आ रहा है। तो जरा देखिए, आपने ए से बी गया, बी से सी गया, और आपने ए से सी की मैंने से के पूछा, तो ये दोनों ऐड होने पर ये आ जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, तो इसका पूछोगे तो इन दोनों का के का मल्टीप्लाई आएगा। अब इस चीज को लिखने के तरीके बहुत होते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये रूल लगा हुआ है। गौर से मेरी बात क्यों समझिएगा। ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन हुआ मेरे दोस्तों ऐसे, इसका के क्या है? K1। फिर सेकंड डिसोसिएशन हुआ ऐसे, ये देखो, इसका के क्या है? K2। अब मेरे से कोई इसका के पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का के बताओ। देखो, पहले मेरे से किसने पूछा कि इस रिएक्शन का के बताइए, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर एक बच्चा और भी जिद्दी है, वो कह रहा है इस रिएक्शन का के बताइए। ये देखो प्यारे बच्चों, एक बच्चा और भी जिद्दी है, वो डायरेक्ट हमसे इस रिएक्शन का भी के पूछ सकता था। हमने इसी में 2-3 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, वो कोई एक बात पूछेगा। ये देखो दोस्तों, अब बताना है, जरा देखिए, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2, हमसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का के बताओ। तो जरा मेरे दोस्तों देखना, इनको ऐड करने से ये आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, जब इनको ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, है कि नहीं? देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में इसको ऐड किया, तो ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ जुड़ा, तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब दो रिएक्शन को ऐड करने से फाइनल रिएक्शन मिल रही है, तो उनके के किस में आएंगे? मल्टीपल में। इसका मतलब इसके के की वैल्यू दोस्त कितनी आएगी? K1 इंटू K2। क्यों? क्योंकि इन दोनों रिएक्शनों को ऐड करोगे तो हमारा फाइनल रिएक्शन आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने को आपने कहा है, आपने कहा है कैलकुलेट करो, तो हमने कहा यार कर देंगे, ऐसी क्या बात है। ये देखो, अब आपने ये कहा है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार हम पहले जोड़ेंगे और फिर पलटेंगे तब ये मिलेगा। अब ये पूछ चुका है, ये तो मैं एक साथ करा रहा हूं, मगर वो ऐसा करेगा, ये देके डायरेक्ट ये पूछेगा। तो अब आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यार पहले जोड़ देंगे फिर पलट देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। तो पहले तुमने जोड़ा, ये आ गया, और फिर तुमने पलट दिया, तो 1/K1 इंटू K2, आंसर ये आ जाएगा। बात समझ पाए दोस्त? क्या किया भाई, पहले इन दोनों को जोड़ा तो इसका के मिल गया, और इसको पलट दोगे तो इसका के आ जाएगा। अब तुमने क्वेश्चन को और टफ किया, पहले जोड़ा फिर पलटा और फिर हाफ से डिवाइड भी किया। तो पहले हम जोड़ेंगे, हमारा ये आ जाएगा, जब हम पलटेंगे तो ये 1/, में आ गया, फिर हाफ से डिवाइड किया, जो भी मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में चला जाता है। हम इसको हाफ को डिवाइड करना ना बोल के इसको मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? K1 K2 की पावर 1/2। तो ऐसे आंसर आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन तुरंत दे देगा, ऐसा देके ऐसे पूछ सकता है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को फिर घुमा देता हूं, अब इसी क्वेश्चन को फिर घुमा देता हूं, जैसे आपको ये आइडिया हो जाए कि यार वो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है। देखो मेरे दोस्त, मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिखा, ध्यान दीजिए, उसने कहा इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है, और फिर उसने कहा इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ध्यान दीजिएगा, और वो मेरे से इसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। उसका कहना है कि यार इसका रेट कांस्टेंट बता दो, तो हम लोगों ने कहा यार बता देंगे, ऐसी क्या बात है। किसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा है दोस्त? इसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका। अब प्यारे बच्चों बताऊं कैसे करेंगे। अब आपको सीक्वेंस दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब सीक्वेंस में लिखे, नहीं लिखे, तो हम बना लेंगे।
इन दोनों को ऐड करो तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? इन दोनों को, जो पूछा जा रहा है उसको कह रहा हूं, जरूरी थोड़ी है किसी भी दो को ऐड कर सकते हो। यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो ऊपर वाली मिल जाएगी कि नहीं? चेक करो, इन दोनों को ऐड किया, H2CO3 आ गया, ये इससे कट गया, 2H आ गया, CO3 आ गया। तो जिसको निकालना है उसी को ऐड कर लो, ऐसी क्या बात है? तो इन दोनों को ऐड करने से इसका मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूं, हमारा क्वेश्चन एक ही बार में खत्म हो जाता है। ये आएगा कि नहीं? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल रहा है, तो इसका मतलब K1 की वैल्यू क्या है? इन दोनों के मल्टीप्लाई। मगर हमें K1 नहीं चाहिए था, K की वैल्यू चाहिए थी, तो यार K इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्त? लो, आंसर आ गया। समझ पाए? इन दोनों को ऐड करने से ये रिएक्शन मिल रही है, तो इनके K मल्टीप्लाई में आ गए। मगर हमें K की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां इक्वेशन बना लो, फिर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 3 रूल जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं, ये आपको इस बात को बताएंगे कि यदि कहीं पर रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज कर दोगे तो K कैसे चेंज होगा, और K चेंज होगा तो निकाला कैसे जाएगा। तो K कैसे चेंज होगा, कैसे निकाला जाएगा, इस बात को मैंने बताया। 3 रूल पढ़ाए हैं, और तीनों रूल को आप अच्छे से अप्लाई करना सीख लीजिए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया आपको अभी तक मैंने बताया इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है जहां डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। जैसे ही डेल्टा जी 0 होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बोली जाएगी, वैसे ही रेट बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर मैंने बताया उस जगह पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के 3 तरीके बताए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहला। दूसरा बताया एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा बताया यदि प्रेशर के फॉर्म में रिएक्शन चल रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। फिर मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सिर्फ 2 ही बातों पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर और रिएक्शन कोएफिशिएंट पे। इसके अलावा किसी के भी बारे में पूछा जाए, मना कर दो। किसी ने कहा इनर्ट गैस मिला दिया तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो चेंज होगा। बार बार मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा हूं, जरा इसको दिमाग में अच्छे से प्लीज बैठा लीजिएगा। कुछ भी करो रिएक्शन के साथ, कुछ भी करो रिएक्शन के साथ, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर और कोएफिशिएंट चेंज करोगे, नहीं तो नहीं चेंज होगा। बस तुम मना कर देना, नहीं 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 नहीं। अब बात आई कि यदि रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज होगा तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, तो कैसे होता है, उसके रूल पढ़ाए और क्वेश्चन कराए। अब जरा देखो, हम यहां पे आ गए, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अच्छा, उसके क्वेश्चन भी एक आध कर देता हूं। देखो, जो रूल पढ़ाए हैं उसके एक आध क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूं, जैसे आप इन बातों को अच्छे से समझ सके, ठीक है? तो इस बात को जरा देखिए, क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, छोटा सा है। इफ K1 एंड K2 आर द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2 रिएक्शन। उन्होंने कहा यार कि K1 और K2 जो है रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 रिएक्शन के। F6 प्लस वाटर गिव्स XeO4 प्लस 2HF प्लस 2HF, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने कितना बताया? K1। फिर उन्होंने एक और रिएक्शन दी, XeO4 प्लस XeF6 रिवर्सेबल XeF4 प्लस मेरे दोस्तों XeO3F2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने बताया K2। अब वो हमसे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं XeO4 प्लस 2HF रिवर्सेबल XeO3F2 प्लस H2O गैस। अब वो कह रहे हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। ये क्वेश्चन है, 2 रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तीसरी का पूछ रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाया है, 2 रिएक्शन का दे के तीसरी का पूछे तो उनको ऐड करो। अब ऐड कैसे करना है जरा सोचो। पूरी रिएक्शन में XeF6 है? नहीं है। तो जब पूरी रिएक्शन में XeF6 नहीं है तो XeF6 कटना चाहिए, और दोनों XeF6 लेफ्ट में है, कैसे कटेंगे? अब थर्मोडायनेमिक्स वाला ही काम चलना है यार, थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोकेमिस्ट्री में किया है वही तो कर रहे हैं।
हमें XCO4 किधर चाहिए, देखो XCO4 किधर चाहिए, लेफ्ट में है। तो फिर अब बस क्या किया जाए, इसको पलट दिया जाए। किसी बच्चे ने कहा सर पलटा क्यों जाए, क्योंकि गौर समझिएगा, हमें इस रिएक्शन को पलटना है कि नहीं। इस रिएक्शन को क्यों पलटना है, क्योंकि जरा देखो XCO3F2 राइट में लाना है, XCO3F2 राइट में है, तो इसको तो पलट नहीं सकते हो, इसको पलट दो। इसको क्यों पलटे, जैसे ये दोनों आपस में कट सके। तो मैंने पहले क्या किया, रिएक्शन पलटी। तो गौर से देखिए, XCO4 पहली वाली रिएक्शन पलट रहे हैं, प्लस 2HF गिव्स XCF6 प्लस H2O। जब तुम रिएक्शन पलटोगे तो उसका K भी पलट जाएगा। अब मेरे दोस्त मैंने इसको लिखा 1 और इसको लिखा 2, और 1 और 2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 1 और 2 को दोस्त क्या किया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने 1 प्लस 2 लिखा, देखिए 1 प्लस 2, अब जरा गौर से देखो, 1 प्लस 2 करोगे तो जो जो चीज हमें नहीं चाहिए वो कट जाएगा। ये कट गया है, तो हमारे पास क्या मिला, और ये कट गया, तो हमारे पास इधर क्या मिला, XCO4, लेफ्ट वाले सारे जोड़ रहे हैं, इसको इससे जोड़ना है, XCF4 प्लस 2HF। वही रूल लगाएंगे, रूल कभी नहीं चेंज होंगे। अब लेफ्ट वाले लेफ्ट से जुड़ रहे हैं, तो देखो XCO3F2 प्लस वाटर। अब आपने रिएक्शन को जोड़ा है तो उनके के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका के ये है, इसका के क्या है ये, और बराबर किसके हो जाएगा, इसके। तो के की वैल्यू निकल आई 1/K1 इंटू ये, मतलब K2/K1 आंसर आ गया। कोई K2/K1 आंसर है, वही आंसर हो गया। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और प्रोडक्ट वाला रूल लगाया है, समझ पाए कैसे करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को भी देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इक्वेशन एंड द करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है दोस्त, K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2। अब बताना है कि इनके बीच में रिलेशन बताओ। तो पहले वाली इक्वेशन को क्या किया गया है, पलटा गया है, और फिर 2 से पहले वाली इक्वेशन को क्या किया गया, चेक करो। पहले पलटा, क्यों पलटा, क्योंकि ये SO3 यहां लिखा है, फिर यहां लिखा है, तो पहले वाली रिएक्शन को तुमने पलटा है, और फिर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो रिएक्शन पलटी तो K पलट गया, 1/K1 हो गया। अब जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में आ जाएगा। तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 की वैल्यू आ गई 1/K1 का स्क्वायर। अब 1/K1 का स्क्वायर जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो K2 की वैल्यू आई 1/K1 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। कर लोगे प्यारे बच्चों। तो अब जरा देखो एक और बात, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। KP और KC का रिलेशन लगाते हैं कि KP और KC के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है KP इक्वल टू होता है KC RT की पावर डेल्टा N जी। KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। वेयर, कौन सी बात है जो आप जानते हो, कौन सी बात है मेरे दोस्त जो आप नहीं जानते हो, उन पर फोकस करते हैं। डेल्टा NG होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। मेरे सारे प्यारे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पे डेल्टा NG लिखा होगा यही वाला कॉन्सेप्ट होगा, क्या कि समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल कोएफिशिएंट ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट, बस यही होगा और कुछ नहीं। चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स चले, चाहे वो क्या चले, इक्विलिब्रियम चले। अब बच्चों को यहां पे 3 केस करने होंगे। 3 केस कौन कौन से हैं जरा देखो। केस नंबर 1,
यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे दोस्त 0 हो तो जरा बताओ क्या आएगा, केपी बराबर केसी आ जाएगा ना। क्यों आ जाएगा, ये देखो, जब डेल्टा एन जी की 0 रखोगे तो किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, केपी हो जाएगा। अब केस नंबर 2 देखो यार दोस्त, केस नंबर 2 की बात करते हैं। यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो जब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो केपी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा केसी से। क्यों, आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो आरटी की पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो एक से बड़ी वैल्यू का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक से बड़ी वैल्यू का यदि केसी में मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वैल्यू बढ़ के आएगी, है कि नहीं। जैसे 100 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 150 हो जाता है ना, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है रूम टेम्परेचर पे, तो आरटी की पावर डेल्टा एन की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी मैथ्स के हिसाब से। अब ये केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा देखो, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब क्या हो, निगेटिव हो। तो मेरे दोस्त जब निगेटिव होगा तो केपी छोटा होगा, केसी बड़ा होगा। किसी ने कहा ऐसा क्यों, ये देखो लिखा है, क्यों, क्योंकि आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा एनजी की पावर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्यों, ये डेल्टा एन क्या है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो 1 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 केस है, केपी इक्वल टू केसी, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन 0 है तो केपी केसी उस रिएक्शन का बराबर होगा, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी बड़ा होगा और डेल्टा एन निगेटिव है तो केसी बड़ा होगा। किसी ने कहा सर बता दीजिए, तो देखो एक इस पर क्वेश्चन भी दे देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा यार ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, आपस में रिएक्शन करते हैं मेरे दोस्त, अमोनिया बनाते हैं, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। अब केपी और केसी में रिलेशन बताओ कौन सा सही होगा। तो क्या करोगे, पहले डेल्टा एनजी निकालोगे, जब डेल्टा एनजी निकालोगे तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 4, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई, -1। ये तो निकाल पाए, अभी थर्मोडाइनमिक्स में पीछे निकाल के आए हैं 2 और 4। ठीक है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसी आई, माइनस, और डेल्टा एनजी की वैल्यू यदि माइनस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, केसी बड़ा है, केपी छोटा है, ये देखो ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जरा देखो यार, केपी और केसी के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे दोस्तों जरा एक बार आ जाओ आप क्वेश्चनों पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जरा इस बात को हम अच्छे से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि केपी और केसी के क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे। तो जरा देखो यार, क्वेश्चन ऑफ केपी एंड केसी, केपी और केसी के क्वेश्चन बताते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं पहले कि तुम कॉन्सेप्ट में चिपकाओगे क्या। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट का स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिए क्या करना है अपने को। अपने को सबसे पहले चाहिए बैलेंस रिएक्शन, अपने को सबसे पहले चाहिए बैलेंस रिएक्शन। स्टेप नंबर 2, अपने को चाहिए T = 0 वाली इक्वेशन, और स्टेप नंबर 3 अपने को चाहिए इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन, एट इक्विलिब्रियम। बस 3 सिचुएशन निकालनी है, क्वेश्चन चाहे जैसा हो अपने आप आ जाएगा। गौर से मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ 3 सिचुएशन को पकड़ेंगे, क्वेश्चन चाहे जो पूछा जा रहा हो। हम टी बैलेंस इक्वेशन पकड़ेंगे कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। दूसरी बात पकड़ेंगे कि T = 0 होना चाहिए, मतलब T = 0 पर उनकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और ठीक है, और T एट इक्विलिब्रियम पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पकड़ेंगे। बस इतना जैसे ही सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा हो, फिर से मेरी बात समझना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा हो बस इतना कर दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक बात और जरूरत पड़ती है, वो होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मेरे दोस्तों जरा देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यदि कहीं प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा।
ये होता है अल्फा। ये क्या होता है गौर समझिए, देखो A इक्वल टू बी, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने मानी 1, इसकी T इक्वल टू ये T इक्वल टू 0 पर। अब इसमें से अल्फा परसेंटेज डिसोसिएट हो गया तो ये अल्फा बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा, इसको मैंने क्या कहा एट इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन आई। तो जब कहीं आप ऐसा लिखते हो तो क्या होता है, जब कहीं आप ऐसा लिखते हो, पहले ऐसा लिख लो तो ज्यादा सही है आपके लिए। देखो इसकी वैल्यू कितनी थी ए नॉट टी इक्वल टू 0 पर, ए नॉट में से मेरे दोस्त एक्स डिसोसिएट हो गया तो एक्स फॉर्म हो गया। तो अब जरा गौर समझिएगा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड जगह कम है यहां, डिसोसिएटेड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डिसोसिएटेड रिएक्टेंट मेरे दोस्त कितना है x, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है ए नॉट। तो अल्फा की वैल्यू आ गई x अपॉन ए नॉट, पहला फार्मूला ये हुआ x अपॉन ए नॉट। मगर ये कब निकाल पाओगे, जब इनिशियल वैल्यू दी हो मोल के फॉर्म में, तभी तो निकाल पाओगे, नहीं तो कैसे निकाल पाओगे। तो गौर समझो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कितने फ्रैक्शन रिएक्शन डिसोसिएट हुई है, या कितना परसेंटेज रिएक्शन का हो चुका है। तो जरा देखो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हुआ है x, और था कितना a, तो x अपॉन a अल्फा हो गया। अब मेरे दोस्त जरा इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये अभी एक तरह से और सॉल्व होगा, गौर से मेरी बात को समझिएगा। हाँ बच्चों, अब यार यदि a जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो कैसे पकड़ोगे। देखो अभी तक मैंने जो अल्फा निकाला है दोस्तों, वो अल्फा a के टर्म में निकाला है। मैंने आपको बोला अल्फा इक्वल टू है a अपॉन x, मगर यदि आप मेरे दोस्त इसको इस तरह से ले लो 1 0 t इक्वल टू 0, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, 1 मानने का मतलब हुआ कि आपने टोटल वैल्यू को 1 फ्रैक्शन माना है। टोटल वैल्यू को क्या माना है 1 फ्रैक्शन, इसमें से अल्फा फ्रैक्शन क्या हुआ डिसोसिएट हो गया। ये देखो एट इक्विलिब्रियम मेरे दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, जब आप इस तरह से लिखते हो इसका मतलब आप इनिशियल वैल्यू को 1 फ्रैक्शन मान रहे हो, और 1 फ्रैक्शन में से अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया। ध्यान रखिएगा अल्फा एक फ्रैक्शन है, अल्फा एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होगा। इसी वजह से आप देखो a माइनस अल्फा नहीं लिखा गया है, a माइनस एक्स लिखा गया है। a मोल है x मोल है, फिर हमने मोल की वैल्यू निकाली, ठीक है, डिसोसिएटेड x अपॉन a, डिसोसिएटेड मतलब अल्फा की वैल्यू डिसोसिएटेड मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल x अपॉन a। यदि डायरेक्ट आप अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, हमने उसको टोटल वैल्यू को 1 फ्रैक्शन मान लिया, उसमें से अल्फा फ्रैक्शन निकल गया और अल्फा फ्रैक्शन b का बन गया। ठीक है ना दोस्तों, इस बात को आप समझ के कैसे करेंगे। अब यार हमारा काम है कुछ क्वेश्चनों को करना, जैसे हमें यह पता चले कि क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ केपी एंड केसी, है ना, जैसा मैंने पीछे हेडिंग लिखी है। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं और इस बात को देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग केसी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन Ag प्लस 2Bg गिव्स, G मतलब समझ गया होगा गैसियस फेस, 2C प्लस D वाज स्टडी यूजिंग, एक इससे पहले एक और क्वेश्चन होगा आई थिंक। अच्छा बच्चों क्वेश्चन ये, हाँ इस क्वेश्चन को जरा देखिए, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे मगर पहले इस क्वेश्चन को, ऑर्डर होता है ना एक। देखिए एट 2800 Kelvin 1 mole sample of carbon dioxide in a 1 liter container
is 50% decomposed to carbon monoxide and carbon dioxide at equilibrium। तो दोस्तों क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन और ऑक्सीजन में। कितना डिकम्पोजिशन होता है? 50% डिकम्पोजिशन होता है। ये देखो 50% डिकम्पोजिशन होता है। इनिशियल वैल्यू आपने कितनी ले रखी है? 1 ले रखी है, 1 मोल। अब मोल को लीटर से डिवाइड कर दो तो कंसंट्रेशन बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ये मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो कंसंट्रेशन बन गया। 0 0 T इक्वल टू 0 पर। मेरे दोस्तों मैंने बताई है इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन हो, इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे दोस्तों, सिर्फ दो ही चीजें निकालनी है, T इक्वल टू 0 की सिचुएशन और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। जैसे ही ये दो सिचुएशन को सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमने T इक्वल टू 0 निकाल लिया है, अब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम निकालो। इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है? उसका कहना है कि इक्विलिब्रियम में 50% डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यार 1 कंसंट्रेशन था, 1 कंसंट्रेशन का 50% कितना होता है? 0.5 डिसोसिएट हो गया। तो जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसके 2 मोल फॉर्म होते हैं। 1:2 में है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे दोस्त कितना है? 2, तो 1:2 में है। तो 1:2 का मतलब हुआ जितना ये डिकम्पोज होगा उसका डबल ये फॉर्म होगा। तो ये कितना फॉर्म हो गया? 2 × 0.5। और दोस्तों ये कितना फॉर्म होगा? 0.5। ये सब कंसंट्रेशन के टर्म में है एट इक्विलिब्रियम। अब देखो यार हमें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मिल गई है। अब यार क्वेश्चन में करना ही क्या है? आप पूछ रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाओ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, मेरे दोस्त एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब वैल्यू डाल दो। CO की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट 1 लिख दूं, 1 का स्क्वायर। O की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब CO2 कितना बचा? 1 माइनस 0.5 कितना बचेगा दोस्त? 0.5 डिवाइड कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप चेक कर लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आनी है। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहां पर 2 आना चाहिए था। अब क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन पे लगना है और ये बैलेंस नहीं है, यहां पे 2 होगा। तो जब यहां पे 2 होगा तो दोस्त यार अब तो काफी कुछ इधर उधर होगा, क्वेश्चन को हम लोग को फिर से उठाना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो फिर आप लोग मुझे बताते कि सर देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देख पाता हूं, नहीं तो मैं करके बस निकल जाता हूं। जरा देखिए रिएक्शन क्या है? 2CO2 रिवर्सेबल 2CO प्लस O2 1 0 0 T इक्वल टू 0 पर। मैंने आपको कहा है कि T इक्वल टू 0 की इक्वेशन निकालेंगे और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालेंगे। तो जरा देखो यार दोस्तों कितना डिसोसिएट हो रहा है? 50%। तो 50% ये देखो डिसोसिएट हो गया। 1 का 50% 0.5। अब रिएक्शन किस रेशियो में है? 2:2। 2:2 का मतलब सेम रेशियो। जब ये 2 ब्रेक होगा तो 2 फॉर्म होगा। तो ये 0.5 ब्रेक हुआ है और ये कितना फॉर्म होगा? 0.5 फॉर्म होगा। और ये मेरे दोस्त कितना फॉर्म होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2। किसी बच्चे ने कहा वाई ऐसा क्यों? तो देखो ये 2:1 है, इसका मतलब जितना ये ब्रेक होता है उसका आधा ये फॉर्म होता है। इनके बीच में रेशियो चेक करो, इनके बीच में रेशियो कितना है? 2:1। इसका मतलब जितना ये ब्रेक होगा उसका आधा फॉर्म होगा। कितना ब्रेक हुआ है? 0.5। फॉर्म कितना होगा? आधा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम में सबकी सिचुएशन मिल गई। एट इक्विलिब्रियम हमें 2 ही सिचुएशन काउंट करनी है, एक इक्विलिब्रियम की, एक T इक्वल टू 0 की। अब वैल्यू डाल दो। तो मैंने कहा यार एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब वैल्यू कर दीजिए 0.5 इंटू 0.5। CO की वैल्यू डाली है और इसकी वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू डाल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5, ये और ये तो कट गए, तो बच्चों कितना आ गया? 0.25। तो केसी की वैल्यू आ गई 0.25। कोई ना कोई एक आंसर होगा 0.25 जो मैच कर गया है। तो देखो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में जैसा कहता जाए वैसे निकालते जाओ। काम क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्या बताया है?
3 स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, T इक्वल टू 0 की सिचुएशन लिखो और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की सिचुएशन लिखो, बस जो भी कुछ पूछा जाएगा अपने आप आ जाएगा। अब आपका मन कर रहा होगा नहीं सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन करा देता हूं, जरा देखो ये। अब अलग अलग वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे आपको आइडिया हो जाए। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो स्टेटमेंट वाइज है ना, थ्रू आउट स्टेटमेंट बोल रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, सिर्फ स्टेटमेंट, जैसे ये देखो एक रिएक्शन दी है, ठीक है, यूजिंग एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी विच वाज 1.5 टाइम्स ऑफ ए बी का इनिशियल कंसंट्रेशन ए के इनिशियल कंसंट्रेशन का 1.5 टाइम्स है, रिलेशन दे रहा है, और फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम पर ए और बी के कंसंट्रेशन इक्वल है, तो केसी की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो जैसा कहता जाए वैसा करते चले जाओ दोस्त। इसने मेरे को जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट हो, रिलेशन हो, उसमें कुछ नहीं करना है, जो जैसा कहता है वैसा कर दो। उसने क्या कहा जरा देखिएगा, उसका कहना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी विच वाज 1.5 टाइम्स ऑफ ए का जो कंसंट्रेशन है उसका 1.5 टाइम्स कंसंट्रेशन किसका है, बी का है। तो यार ए का कंसंट्रेशन अपने हिसाब से मान लो। तो दोस्तों कितना मान लिया जाए, क्वेश्चन को इजी करना है तो 1 मान लो, नहीं तो ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। तो यदि मैं इसका कंसंट्रेशन 1 मान लूं तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1.5। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इनिशियल सिचुएशन में, ये कह रहा है इनिशियल सिचुएशन में बी का जो कंसंट्रेशन है वो ए के कंसंट्रेशन का 1.5 टाइम्स है। तो यदि ए का कंसंट्रेशन 1 है तो बी का इतना हो गया। ये आ गई क्या, T इक्वल टू 0 की सिचुएशन। ये किसकी सिचुएशन आ गई, T इक्वल टू 0 की। और हम सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग दो इक्वेशन लिखते हैं, T इक्वल टू 0 पर लिखते हैं और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो अब इक्विलिब्रियम पे आओ, तो इक्विलिब्रियम पे मैंने देखा इसके x मोल डिसोसिएट हो गए, इसके कितने डिसोसिएट हो गए 2x डिसोसिएट हो गए, 1:2 में है, 1:2 में रिएक्शन है। 1:2 का मतलब हुआ जब इसका 1 तो इसका 2, जस्ट डबल। तो यार इसका x तो इसका डबल कितना होता है 2x। अब ये कितना बनेगा 2x, ये कितना बनेगा x एट इक्विलिब्रियम। ऐसा हम लोगों ने क्यों कहा, देखो यार 1:2, इसका मतलब जितना ये डिसोसिएट होगा उसका डबल बनेगा, x डिसोसिएट हुआ 2x बनेगा, 1:1, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना बनेगा, उतना ही बन गया। अब क्या कह रहा है, देखो जैसा कहता जाए वैसे कर दो। बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वेयर फाउंड टू बी इक्वल। मगर कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आती है तो ए और बी का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। तो यार ये इक्विलिब्रियम ही तो है, तो इस इक्विलिब्रियम पे वो क्या कह रहा है, जैसा उसने कहा वैसा मैंने कह दिया कि इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बी के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो बराबर कर दो। इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये देखो जब आप इसको ऐसे करोगे तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2x को इधर ले जा रहा हूं, 1 को उधर ले जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0.5। ठीक है कि नहीं दोस्तों, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो मैं तुम्हारे से भी कच्चा हूं, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, 2x को इधर लाया तो -x है, x हो गया, वो उधर गया तो 0.5 हो गया। अब x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको कहा है कि हमारा काम कुछ नहीं है, क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो ऐसे। अब एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू डाल दो, ये कितना है 0.5, तो यहां कितना हो जाएगा 1, वैल्यू डाल दे। x की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 2 × 0.5, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 0.5। अब ये कितना आ जाएगा 0.5, और ये भी कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है कि नहीं, हमारे पास जो नई वैल्यू मिलेंगी वो ये मिलेंगी इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू डालने के बाद। अब इस वैल्यू को जब यहां मेरे दोस्तों डाल दोगे आप, तो देखो जरा वैल्यू कैसे आ गई। c की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर कर दिया आपने, d की वैल्यू कितनी है 0.5 लिख दिया दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है 0.5 लिख दिया, और b की वैल्यू कितनी है 0.5 का स्क्वायर, तो आप तो समझ गए ये तो उड़ ही गया है। अब ये कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर का मतलब 25, और 2 जीरो आएंगे ये इधर, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है ना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, वैसे कैलकुलेशन मैंने ठीक की है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं।
ये 0.25 होगा, है ना, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे 4 आ जाएगा। तो जरा देखो यार बच्चों, जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है तो जो कहता जाए वो करता जाओ। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, तो मैंने इक्विलिब्रियम पे उनके कंसंट्रेशन बराबर कर दिए। इससे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकल आई। इससे क्या हुआ दोस्त, एक्स की वैल्यू निकल आई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। अब यार क्या हो, ये एक अलग केस है। इसमें क्या किया है मैंने, जरा गौर समझो। इसमें मैंने क्या किया, ये एक कंटेनर था। अब इस कंटेनर में क्या है, अभी तक हम क्या लेते थे, रिएक्टेंट लेते थे। इनिशियल स्टेट में हम सिर्फ रिएक्टेंट लेते थे, प्रोडक्ट नहीं लेते थे। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, जरा देखो, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें उसने क्या किया, 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल एसिड और 1 मोल वाटर ले लिया है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर एनालिसिस शो दैट 54.3% एस्टर फॉर्म हुआ है। 54.3% एस्टर फॉर्म हुआ है। अब वो कह रहा है कि यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। जरा देखिए, रिएक्टेंट ये है, मगर इन्होंने इनिशियल स्टेट पे ही 1 मोल वाटर भी ले लिया है, और जबकि वाटर रिएक्टेंट थोड़ी है, वाटर तो हमारा यहां प्रोडक्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ले लिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप उससे डरो नहीं, जैसा कहे वैसा कर दो। उसने कहा है कि यार मैंने क्या किया, अल्कोहल ले लिया 1 मोल, और फिर क्या ले लिया, एस्टिक एसिड ले लिया। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, एस्टर बनाते हैं इस तरह से, और साथ में क्या बनना है, वाटर बनना है। ये अब इनिशियल t इक्वल टू 0 पर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसका तो 0 हो गया, इसका 1 मोल है। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। तुमने जबरदस्ती क्या किया है, प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट डाल दिया है, प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट t इक्वल टू 0 पे डाल दिया। तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट भी हम लोगों ने लिख दिया है कि नहीं दोस्तों। अब ये मोल है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें वॉल्यूम की जरूरत होती है। हम लोग हमेशा जो एक्टिव मास का फार्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब जरा देखो यार, यहां पर कितने मोल हैं, 1, यहां पर कितने मोल हैं, 1, टोटल मोल रिएक्टेंट साइड में कितने हुए, 2, प्रोडक्ट साइड में देखो 1, प्रोडक्ट साइड में देखो 1, टोटल मोल प्रोडक्ट साइड में कितने हुए, 2। यदि रिएक्टेंट साइड के मोल और प्रोडक्ट साइड के मोल मतलब कोएफिशिएंट बराबर हैं, तो वॉल्यूम दिया जाए या ना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब आप रेशियो लिखोगे, केसी लिखोगे, तो वो अपने आप कट जाएंगे। तो यदि किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया जाए तो टेंशन ना लो। क्यों, क्योंकि वो कट जाएंगे ऐसे। जरा देखो हम क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ एस्टर, एक्टिव मास ऑफ वाटर, और डिवाइडेड बाय मेरे दोस्त एक्टिव मास ऑफ अल्कोहल, और क्या लिखेंगे दोस्त, एक्टिव मास ऑफ एस्टिक एसिड। ठीक है कि नहीं, मस्त चल रहा है ना, समझ तो पा रहे हो। अब बताओ, यहां पर भी वॉल्यूम का डिवीजन, तो 2 बार वॉल्यूम नीचे आएगा, 2 बार वॉल्यूम ऊपर आएगा, तो कट ही तो जाएगा। तो जब भी प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल आपस में बराबर हैं, तो वॉल्यूम दिया जाए तो भी अपने किसी काम का नहीं है, और ना दिया जाए तो भी अपने किसी काम का नहीं है। हमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है कि नहीं यार वॉल्यूम नहीं दिया है तो क्वेश्चन कैसे करें। यहां पे तो हम क्या रखते हैं, यहां पे तो हम क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन। तो आप मोल रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम जाएगा। तो कोई बच्चा इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर ने क्या किया है, मोल रख दिए। यदि तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है तो सोच लो कि वॉल्यूम 1 लीटर है और 1 लीटर से डिवाइड कर दिया है। सोच लो कि वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर से डिवाइड कर दिया, ये कंसंट्रेशन बन गए। अब t इक्वल टू 0 के बाद कौन सी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की। तो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बना लो। कितना डिसोसिएशन हुआ है, 54.3। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि 54.3% एस्टर बना है तो अल्कोहल और एसिड 54.3% डिसोसिएट होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है, और यहां पर भी 1 लिखा है। तो जितना सबका रेशियो सेम है, इसका मतलब जितना एस्टर बनेगा उतना ही अल्कोहल और एसिड डिसोसिएट होंगे। तो यार दोस्तों ये देखो आ गया, इस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। बस यहां पे सावधानी देखना कि वाटर पहले से ही 1 मोल था और इतना और आ गया, रिएक्शन के थ्रू बन गया, तो वाटर की वैल्यू इतनी हो गई, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू मिल गई है, बस जाके क्वेश्चन में डाल दो, वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस बार हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो टफ है। ठीक है, और जब टफ कोई भी चीज टफ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने भरोसेमंद लोगों का यूज करते हैं, है कि नहीं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं किसका यूज करते हैं, अपने भरोसेमंद लोगों का, जिनको हम लोग खूब भरोसा करते हैं।
और वो कौन हो? आप लोग। मैं आप पे भरोसा करता हूं, इसलिए जैसे ही कैलकुलेशन टफ आती है मैं छोड़ देता हूं और मेरे सारे प्यारे बच्चे उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 7, ठीक है। ये कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा दोस्त? 3। ये आया अल्कोहल और यही हमारा आएगा एसिड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को समझ पाए कैसे किया है मैंने? बात समझ पा रहे हो? तो देखो यार, केसी वाले क्वेश्चनों को बात समझो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले t = 0 निकालोगे, t = इक्विलिब्रियम निकालोगे, फिर जो पूछ रहा होगा वो अपने आप आ जाएगा। पहला पॉइंट दिमाग में ये बैठा लो। हाँ, ये सब बैलेंस रिएक्शन पे निकालिएगा। दूसरा पॉइंट दिमाग में ये बैठा लो, यदि कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है तो वो जैसा कहता जाएगा वैसा करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट दिमाग में ये बैठा लो कि यदि कहीं पर प्रोडक्ट भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे जैसे करते आए। चौथा पॉइंट दिमाग में आप ये बैठा लिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट दिमाग में ये बैठा लिए कि वॉल्यूम यदि ना दिया जाए तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हमें जरूरत पड़ेगी। यदि रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर है तो वॉल्यूम की हमें कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम की हमें कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, हमने जो आज अभी तक किया है वो केसी के क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन केपी का नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में मैं केपी के क्वेश्चन कराऊंगा और बचा हुआ चैप्टर खत्म करेंगे। बचे हुए चैप्टर में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसका मतलब होता है क्वाड्रेंट रेशियो, ठीक है, ये सब। तो ये सब पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप जी जान लगा के पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। और साथ साथ में रिवीजन जरूर करें कि सर ने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। रिवीजन ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी मेरे दोस्त। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।